गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक। आज का जो टॉपिक लिया गया है वह महत्वपूर्ण अभिलेख और शिलालेख से लिया गया है। आज का जो टॉपिक है वह ऐसा टॉपिक है जिनसे प्रत्येक परीक्षाओं में, चाहे वह केंद्र की परीक्षा हो या राज्य स्तरीय परीक्षा हो, उनसे एक या दो प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि जूनागढ़ का अभिलेख किस शासक से संबंधित है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त से संबंधित है, ऑप्शन बी कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, ऑप्शन सी रुद्रदमन से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी अशोक से संबंधित है। तो जो जूनागढ़ का अभिलेख था यह संबंधित है कलिंग नरेश खारवेल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलिंग नरेश खारवेल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मास्की का अभिलेख किस शासक ने बनवाया था। जो मास्की का अभिलेख था वह किस शासक से संबंधित था या बनवाया गया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अशोक ने बनवाया था, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त ने बनवाया था, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था, या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो मास्की का अभिलेख था वह अशोक से संबंधित था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में किया गया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया था, ऑप्शन बी एरड़ अभिलेख में किया गया था, ऑप्शन सी मंदसौर अभिलेख में किया गया था, या फिर ऑप्शन डी जूनागढ़ अभिलेख में किया गया था। तो जो सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम हमें प्राप्त होता है वह हमें एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा एरड़ अभिलेख। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन ले कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त से संबंधित है, ऑप्शन सी अशोक से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी यशोवर्मन से संबंधित है। तो जो हाथी गुम्फा का अभिलेख था यह संबंधित था कलिंग नरेश खारवेल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हाथी गुम्फा अभिलेख एक ऐसा अभिलेख था जिससे सर्वप्रथम हमें भारतवर्ष का जिक्र होता है कि भारत एक राज्य है, मतलब राष्ट्र है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि जूनागढ़ के अभिलेख को और किस नाम से जाना जाता था। अर्थात जो जूनागढ़ का अभिलेख था उसका दूसरा नाम क्या था जिसके नाम से हम उसको जानते हैं। ऑप्शन ए गिरनार अभिलेख, ऑप्शन बी शाहगौरा का अभिलेख, ऑप्शन सी मंदसौर अभिलेख, या फिर ऑप्शन डी जयगढ़ का अभिलेख। तो जो जूनागढ़ का अभिलेख है इसको हम गिरनार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह जूनागढ़ का अभिलेख जो हमें गिरनार क्षेत्र में मिला था, इसलिए इसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरनार अभिलेख। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अशोक के मान साहब और शाहगौरा का अभिलेख किस भाषा में है। तो अशोक का जो दो अभिलेख था मान साहब और शाहगौरा यह किस भाषा में था। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए या खरोष्ठी लिपि में था, ऑप्शन बी या ब्राह्मी लिपि में था, ऑप्शन सी या देवनागरी लिपि में था, या फिर ऑप्शन डी या गुलरुखी लिपि में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो मान साहब और शाहगौरा का अभिलेख प्राप्त हुआ यह हमें मिला था खरोष्ठी लिपि में। तो जो मान साहब और या शाहगौरा का अभिलेख है यह पाकिस्तान के क्षेत्र में है। शाहगौरा है पाकिस्तान के हजारा में और मान साहब है या पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में है। आपको ये की पॉइंट याद करके चलना होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि देवगौड़ा का अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो जो देवगौड़ा का अभिलेख था यह किस शासक से संबंधित था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए या समुद्रगुप्त से संबंधित था, ऑप्शन बी यशोवर्मन से संबंधित था, ऑप्शन सी अशोक से संबंधित था, या फिर ऑप्शन डी विजय सेन से संबंधित था। तो जो देवगौड़ा का अभिलेख था यह संबंधित था विजय सेन से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सेन। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि नासिक का अभिलेख किस शासक से संबंधित था। ऑप्शन ए या समुद्रगुप्त से संबंधित है, ऑप्शन बी या यशोवर्मन से संबंधित है, ऑप्शन सी या गौतमी बलसी से संबंधित है, या फिर ऑप्शन डी या अशोक से संबंधित है। तो जो नासिक का अभिलेख था यह गौतमी बलसी से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतमी बलसी जो थी यह गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता थी। अर्थात अगर पूछ लिया जाए कि नासिक का अभिलेख किससे संबंधित है, अगर ऑप्शन में गौतमी बलश्री दिया हो तो वह उससे संबंधित होगा, और कभी कभी इसके स्थान पर गौतमीपुत्र सतकर्णी का भी नाम आ जाता है, तो आपको गौतमीपुत्र सतकर्णी ही लगाना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जो अशोक के शिलालेख हमें प्राप्त हुए थे उनको पढ़ने वाला सर्वप्रथम कौन था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जेम्स प्रेसर ने सर्वप्रथम पढ़ा था,
ऑप्शन बी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने सर्वप्रथम पढ़ा था। ऑप्शन सी विलियम फिंच ने सर्वप्रथम पढ़ा था। या फिर ऑप्शन डी एडविन लुटियंस ने सर्वप्रथम पढ़ा था। तो जो अशोक के शिलालेख थे उसको सर्वप्रथम पढ़ने वाला जो था वह जेम्स प्रिंसप था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो जो एहोल अभिलेख था इसका संबंध किस शासक से था। ऑप्शन ए यशोवर्मन से था। ऑप्शन बी मिहिर शासक भोज से था। ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय से था। या फिर ऑप्शन डी अशोक से संबंधित था। तो जो एहोल का अभिलेख था यह संबंधित था पुलकेशिन द्वितीय से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है। मंदसौर अभिलेख है इसका संबंध किस शासक से है। ऑप्शन ए यशोवर्मन से है। ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय से है। ऑप्शन सी समुद्रगुप्त से है। या फिर ऑप्शन डी अशोक से है। तो जो मंदसौर का अभिलेख है इसका संबंध था यशोवर्मन से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यशोवर्मन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कौन सा अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, अर्थात जो समुद्रगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ऑप्शन बी मंदसौर अभिलेख। ऑप्शन सी नासिक अभिलेख। या फिर ऑप्शन डी एरड़ अभिलेख। तो जो समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख था वह था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम किस अभिलेख से मिलती है। तो जो भारत में सर्वप्रथम हूण आक्रमण हुआ था उसका स्रोत हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन दिया है दुर्भिक्ष अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। या फिर ऑप्शन डी कालसी अभिलेख से प्राप्त होता है। तो जो भारत में होने वाले हूण आक्रमण थे इसकी जानकारी हमें दुर्भिक्ष के अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्भिक्ष अभिलेख से। और दूसरा देखते हैं जो एरड़ अभिलेख है इससे हमें सर्वप्रथम प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम सती प्रथा का जो स्रोत हमें प्राप्त होता है वो हमें एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता था। और हाथी गुम्फा अभिलेख तो मैंने पहले ही बताया कि हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें भारतवर्ष के नाम का जिक्र मिलता है। और ऑप्शन डी कालसी अभिलेख, तो ये कालसी अभिलेख था, यह था सम्राट अशोक के संबंधित शिलालेख था, अभिलेख नहीं है शिलालेख था। ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, अर्थात जो रेशम बुनकर के स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं वह किस अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी सोपार अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। या फिर ऑप्शन डी कालसी अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। तो जो रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जो जानकारी है ये हमें मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंदसौर अभिलेख। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है। देखिए प्रश्न पूछ ही लिया गया, मैंने पहले ही बताया था कि इसका हमें प्राप्त होता हाथी गुम्फा अभिलेख से। जो भारतवर्ष का जिक्र है वो हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से संबंधित है। अगर पूछा जाए हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है तो यह संबंधित था कलिंग नरेश खारवेल से। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाथी गुम्फा अभिलेख। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अशोक का कौन सा अभिलेख महाराष्ट्र में है। तो अशोक का कौन सा अभिलेख था वो जो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए सोपार का शिलालेख। ऑप्शन सी जौगढ़ का शिलालेख। ऑप्शन सी मान साहब शिलालेख। या फिर ऑप्शन डी कालसी शिलालेख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक में जो महाराष्ट्र में शिलालेख पाएगा वह सोपार शिलालेख पाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जौगढ़ शिलालेख ये भी अशोक का शिलालेख था, तो यह पाया गया था हमें उड़ीसा राज्य में। मान साहब शिलालेख पाया गया हमें पाकिस्तान में। और रही कालसी शिलालेख तो ये कहाँ प्राप्त हुआ, इसको आपको कमेंट में बताना है कि अशोक का जो कालसी शिलालेख था ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि अशोक की किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई थी। मतलब अशोक का वह कौन सा शिलालेख था इसमें बताया गया कि पशु बलि की निंदा की गई, कि अर्थात जो पशु बलि है वह अच्छी चीज़ नहीं है। तो कौन सा शिलालेख था। ऑप्शन ए दूसरा शिलालेख था। ऑप्शन बी प्रथम शिलालेख था। ऑप्शन सी 14वां शिलालेख था। या फिर ऑप्शन डी तीसरा शिलालेख था। तो अशोक का जो शिलालेख था जिसमें पशु बलि की निंदा की गई थी वह प्रथम शिलालेख था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम शिलालेख। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि अशोक के किस शिलालेख में तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है, अर्थात वह कौन सा शिलालेख था जिसमें अशोक के द्वारा की गई तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए पहला शिलालेख था। ऑप्शन बी द्वितीय शिलालेख था। ऑप्शन सी 7वां शिलालेख था। या फिर ऑप्शन डी 9वां शिलालेख था। तो अशोक को जो तीर्थ यात्राओं का वर्णन करने वाला शिलालेख था वह 7वां शिलालेख था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7वां शिलालेख।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, अर्थात अशोक का कौन सा शिलालेख था इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए 13वां शिलालेख, ऑप्शन बी 14वां शिलालेख, ऑप्शन सी 7वां शिलालेख या फिर ऑप्शन डी दूसरा शिलालेख। तो जो अशोक में का कलिंग युद्ध का वर्णन जिस शिलालेख से प्राप्त होता है वह था 13वां शिलालेख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अशोक ने पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा व्यवस्था का वर्णन किस शिलालेख में किया, अर्थात अशोक ने पशुओं और मनुष्यों के लिए चिकित्सा व्यवस्था भी की थी, चिकित्सा की व्यवस्था भी की थी। तो इसका वर्णन हमें किस शिलालेख से मिलता है यह पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दूसरा शिलालेख में, ऑप्शन बी तीसरा शिलालेख में, ऑप्शन सी पहले शिलालेख में या फिर ऑप्शन डी चौथे शिलालेख में। तो अशोक द्वारा पशुओं और मनुष्यों की जो चिकित्सा का व्यवस्था का वर्णन मिलता है यह हमें मिलता है दूसरे शिलालेख में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा शिलालेख। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सीरीज का आखिरी प्रश्न है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा तथा जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए देखते हैं आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है कि ग्वालियर का अभिलेख किस शासक से संबंधित है, अर्थात जो ग्वालियर का अभिलेख था वह किस शासक से संबंधित था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मिहिर भोज से संबंधित था, ऑप्शन बी यशोवर्मन से संबंधित था, ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित था या फिर ऑप्शन डी पुलकेशी से संबंधित था। तो जो ग्वालियर का अभिलेख था वह संबंधित था किससे, ये संबंधित था प्रतिहार नरेश भोज से, अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। ये प्रतिहार नरेश थे। चलिए अगर ये सीरीज आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।